हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। और इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, वनडे एग्जामिनेशन जैसे लोअर पीसीएस, एसएससी, बीईओ, आरओ, एआरओ और अन्य परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से कराते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि हम कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन के साथ साथ आपको फैक्चुअल डेटा भी प्रोवाइड करें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो हिस्ट्री का है। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। अब मैं मेडिवल को लगभग ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको सारे ही जो डेटा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जो है इससे लेटर मुगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। जैसे पानीपत का जो थर्ड बैटल है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नादिर शाह का इन्वेंशन भारत में कैसे होता है उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली क्यों आया भारत, उसके विषय में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेटर मुग़ल रूलर्स, या हम इसे कहेंगे उत्तरवर्तीय मुग़ल शासक। तो देखिए, जो उत्तरवर्तीय मुग़ल शासक हैं जो उनकी शुरुआत है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है। तो जो औरंगजेब जो होते हैं वो 50 साल लगभग शासन करते हैं। इनका जो शासन पीरियड है वो आपको याद होगा 1658 से लेके और 1707 तक। लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और बाकी चीज़ों के बारे में इनके। तो इनका 50 साल का शासन होता है। तो जो इनके पुत्र होते हैं, इनके 50 साल के शासन में उनके पुत्र की भी जो हैं वो काफ़ी एज के हो जाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं। तो इनके 4 पुत्र होते हैं बेसिकली, और उनमें जो है इनकी मृत्यु के बाद उनमें जो है पद को लेके या शासन को लेके मतभेद होता है, जिनमें कि बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें हम कहेंगे बहादुर शाह फर्स्ट, वो विक्टोरियस होते हैं और उनको जो है ये शासन प्राप्त होता है। अब आपको औरंगजेब के विषय में पता था कि ये रेडिकल या कट्टर मुसलमान होते हैं, लेकिन इनका जो पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होता है। वो रिलीजियस टॉलरेंस होता है, मतलब हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों को मानने वाला होता है। और उसका जो फोकस होता है वो होता है कि जो अपने नेबर्स राज्य हैं या जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ एक मधुर संबंध बना के रखें, जो कि औरंगजेब नहीं करते। औरंगजेब का जो पूरा जीवन है, जो आखिरी के 25-30 साल होते हैं उनके शासन के, वो युद्ध में और इन चीज़ों में अपना लगाते हैं, और ये एक पीसफुल रिलेशन बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। इसके बाद जो इनका शासन पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1707 से लेकर 1712, मतलब 5 साल का इनका शासन पीरियड है। इसके बाद एक नए शासक आते हैं इनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि जब बहादुर शाह प्रथम जो है वो शासन लेते हैं तो 65 साल के होते हैं, तो बहुत ही जल्द 5 साल बाद उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद जो दूसरे शासक हैं उनका नाम है जहंदर शाह, ठीक है। और जहंदर शाह के ये सन होते हैं, लेकिन ये लेस एबल्ड होते हैं। लेस एबल मतलब उतने काबिल नहीं होते हैं और शासन चलाने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन ये शासन चलाते हैं जुल्फ़िकार खान के माध्यम से ये शासन को चलाते हैं, जो कि इनका एक नॉबल होता है। नॉबल मैंने पहले भी बताया था, रईस को हम नॉबल कहते हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से ये शासन को चलाते हैं। ये जो प्लेजर्स में ज़्यादा, मतलब अपने आप को भोग विलास में ज़्यादा लिप्त रखते हैं, जिसकी वजह से जो इनका कंट्रोल होता है, जो मैंने बताया कि नॉबल के माध्यम से ये पद को पाते हैं, तो उसी नॉबल के पास इनका सारा कंट्रोल चला जाता है। मतलब शासन तो इनका होता है जहंदर शाह का, लेकिन जो चला रहे होते हैं वो होते हैं जुल्फ़िकार खान। तो जुल्फ़िकार खान जो है वो एक्चुअल में चला रहे होते हैं। ये अपने आप को मंत्री डिक्लेयर कर देते हैं, या आप कह लीजिए कि वजीर जो होते हैं, जुल्फ़िकार खान अपने आप को वजीर डिक्लेयर करते हैं। और वजीर डिक्लेयर करने के बाद ये सारे चेंजेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी निर्णय होता है वो जुल्फ़िकार खान लेते हैं। तो देखिए, कुछ जो इनके निर्णय हैं जिस पे प्रश्न आता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजा सवाई की उपाधि जयसिंह को देते हैं। जयसिंह जो है जयपुर के पास आमेर है, वहाँ के शासक होते हैं, तो उनको सवाई जयसिंह का एक उपाधि दे देते हैं, सवाई राजा जयसिंह। उसके बाद महाराजा का जो टाइटल है वो देते हैं, ये जुल्फ़िकार खान की मैं बात कर रहा हूँ, अजीत सिंह को, जो मारवाड़ के शासक होते हैं। उसके बाद ये अपने आप को खुद को ही वजीर डिक्लेयर कर लेते हैं और सारा सत्ता जो है अपने माध्यम से चलाते रहते हैं।
लेकिन क्या होता है कि जो ये जहंदर शाह है ये बहुत वीक होते हैं, तो इनके खुद के एक नेफ्यू, ठीक है, फारूक सियार जो है वो शासन को ले लेते हैं। लेकिन फारूक सियार भी जो होते हैं वो भी काफ़ी वीक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इनके अंदर भी नहीं होता है। तो ये जो लेते हैं ये सईद ब्रदर्स के थ्रू लेते हैं। सईद ब्रदर्स भी दो भाई होते हैं जो कि इनके नॉबल्स होते हैं, और फारूक सियार इनको रिप्लेस कर देते हैं जहंदर शाह को, तो इनसे, फारूक सियार से। तो जहंदर शाह का जो शासन है बहुत छोटा है, 1 साल का, लगभग 8 महीने का मान लीजिए इनका शासन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फारूक सियार की। तो देखिए जो फारूक सियार हैं इनका शासन है 5 साल का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आते हैं या पद इनको मिलता है या जो ये शासक बनते हैं किंग, वो अब सैयद ब्रदर के माध्यम से बनते हैं। सैयद ब्रदर में 2 ब्रदर होते हैं, ब्रदर्स, एक होता है अब्दुल्ला खान, दूसरे होते हैं हसन अली खान बरहा। तो ये 2 भाई होते हैं, इन्हें हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं किंग मेकर के नाम से भी, किंग मेकर। तो अगर कभी पूछता है कि हु इज़ नोन एज किंग मेकर्स इन द मेडिवल हिस्ट्री या मुग़ल काल में किंग मेकर किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है ये अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बरहा को किंग मेकर भी कहा गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये फारूक सियार शासक तो बन जाते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, सैयद ब्रदर्स के पास होता है। और सारा कंट्रोल, सारा सब कुछ जैसे इससे पहले भी चल रहा होता है वैसे सारा सैयद ब्रदर डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। और जब ये देखते हैं, मतलब फारूक सियार ये सोचते हैं कि भाई हम अब इन्हें जो है मेरे शासन में ये दिक्कत कर रहे हैं किंग मेकर, तो वो उनको हटाना चाहते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इधर ये कॉन्स्पिरेसी सैयद ब्रदर्स को भी पता लगता है, तो ये सैयद ब्रदर क्या करते हैं, फाइनली जो फारूक सियार हैं उनकी हत्या कर देते हैं 1719 AD में, ठीक है। और फिर यही फारूक सियार इंस्टॉल करते हैं 2 राजाओं को, 1 साल में 2 राजा, जैसे रफ़ी उद दराजत 1719 में एक शासक ये बनते हैं, और दूसरे होते हैं शाहजहाँ II। तो ये दोनों ही शासक ये इंस्टॉल करते हैं, दोनों को फिर हटा देते हैं अपने पद से, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, ये फाइनली जो है एक बहुत ही छोटा होता है, 18 साल का एक बालक होता है, उसे शासक बना देते हैं जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जब शासक बनते हैं तो उनकी एज ज़्यादा नहीं होती, 18 साल के लगभग इनकी एज होती है, और उन्हें एम्परर बना दिया था भारत का। और किंग मेकर अभी भी कौन रहते हैं, सैयद ब्रदर। तो राजा तो ये होते हैं मोहम्मद शाह, लेकिन किंग मेकर जो होते हैं, रूल जो होता है, एक्चुअल जो रूल है वो किंग मेकर्स के हाथ में होता है, डिसीज़न सारा सब कुछ यही लेते हैं, ठीक है। तो फिर आइए बात कर लेते हैं मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है वो करीब 20 साल का है, 1719 से लेके 1748 तक। लेकिन सैयद ब्रदर जो होता है बनाते तो इनको इंस्टॉल करते हैं, मतलब इनको शासक बनाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होता है जो इनके दौरान कुछ करते हैं वो होता है कि जैसे ये रिलीजियस टॉलरेंस होते हैं। जो मोहम्मद शाह हैं वो इनके जो वो हैं सैयद ब्रदर, ये रिलीजियस टॉलरेंस होते हैं। इनका ये मानना होता है कि अगर भारत में हमें शासन करना है तो हमें हिंदू को, जो नॉबल्स हैं उनको, और कॉमन पीपल मतलब जो आम आदमी है सबको मिला के हमें शासन करने में आसानी रहेगी, नहीं तो कोई ना कोई विद्रोह होता रहेगा। दूसरा एक टैक्स होता है जिजिया जो टैक्स होता है वो बेसिकली होता है कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम स्टेट में कोई नॉन हिंदू रहता है, नॉन मुस्लिम अगर कोई रहता है, तो जो नॉन मुस्लिम होगा वो कोई भी होगा उसको एक टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये पहले औरंगजेब ने लगवाया था, इसे जिजिया को जो है ये अबॉलिश करा देते हैं, ठीक है, ताकि जो इनके एक हिंदू समुदाय है वो इनसे खुश रहे। उसके बाद जो है एक पिलग्रिम टैक्स को भी हटा देते हैं। पिलग्रिम टैक्स होता है बेसिकली जो तीर्थ यात्रा टैक्स होता है उसे भी ये अबॉलिश कर देते हैं, अब किसी को तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद साहू जो होते हैं, जिन्हें हम आज छत्रपति साहू जी महाराज भी जानते हैं, मराठा होते हैं, तो उनको जो होता है उनके स्वराज के एग्रीमेंट जो होता है, उनको स्वराज देने का वादा करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और उनको स्वराज ग्रांट करते हैं। बदले में उनसे साहू से ये कहते हैं कि आपको मिलिट्री सपोर्ट हमको देना होगा, जब भी मुगल्स को आवश्यकता होगी तो आपको 15,000 सोल्जर से
एक जो 15,000 सोल्जर्स का ट्रूप है वो आपको प्रोवाइड करना होगा इन केस ऑफ वॉर। ठीक है, तो इसके बदले में ये इनको स्वराज देते हैं। ठीक है, और इन्हीं के एक नॉवल होते हैं जिनका नाम होता है निजामुल मुल्क। ठीक है, तो निजामुल मुल्क जो है ये बेसिकली क्या होता है, इनके नॉवल होते हैं, बाद में ये खुद जो है हैदराबाद के शासक बन जाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हैदराबाद का जो पहले नवाब होते हैं वो होते हैं निजामुल मुल्क, हु लेटर बिकम द फर्स्ट नवाब ऑफ हैदराबाद। तो ये क्या करते हैं, जो सईद ब्रदर्स हैं या सैयद ब्रदर्स हैं, इनकी कॉन्स्पिरेसी इनको अच्छी नहीं लगती है। इनको लगता है कहीं ना कहीं जो है ये मुग़ल शासक जो हैं उनके प्रति वफादार होते हैं निजामुल मुल्क, और इनको जो है ये गद्दार लगते हैं। तो इनको जो ट्रेटर की उपाधि देते हैं, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार या नमक हराम। ठीक है, तो ये उपाधि देते हैं। और कुछ नॉवेल्स का ग्रुप होता है इनके साथ, निजामुल मुल्क के साथ, जिनके साथ मिल के ये सैयद ब्रदर से शासन को मुक्त कराना चाहते हैं। तो इसी के क्रम में जो सबसे छोटा वाला सैयद ब्रदर या सैयद ब्रदर्स में जो छोटा होता है हसन अली, उसकी हत्या कर देते हैं 1720 AD में। ठीक है, और जब ये हत्या करवा देते हैं तो निजामुल मुल्क को ग्रैंड वजीर या सबसे जो बड़ा वजीर जो होता है उसकी उपाधि मोहम्मद शाह दे देते हैं। तो ग्रैंड वजीर जो होते हैं वो निजामुल मुल्क बनते हैं जब वो हसन अली जो सईद ब्रदर में जो छोटा भाई होता है उसकी हत्या करवाते हैं, उसके बाद ये दे देते हैं। उसके बाद जो अब्दुल्ला होता है जो उनका छोटा भाई है, उसकी हत्या करवाते हैं 1722 AD में, नवंबर 1722 में। और इसी के साथ साथ जो किंग मेकर्स का कॉन्सेप्ट है वो मुग़ल में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये मोहम्मद शाह के साथ रहते हैं। मोहम्मद शाह जो है वो भी बहुत भोग विलास में खोया रहता है, शासन में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता है, वॉरफेयर में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इससे निज़ाम जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो हैदराबाद में एक नया एम्पायर की सेटअप कर देते हैं। लेकिन सेटअप तो करते हैं, लेकिन क्या होता है मुग़ल से ये अलग नहीं होते, ये कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं करते हैं कि ये मुग़ल से अलग है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के क्रम में जब ये हैदराबाद अलग हो जाता है तो बंगाल के नवाब भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, अवध वाले भी डिक्लेयर करते हैं, पंजाब भी। तो इस तरह जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो मुग़ल शासन जो एक बड़ा होता है वो अब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो अब ये बहुत छोटे छोटे जो हैं टुकड़े हो जाते हैं। और जो ज़मींदार होते हैं, जो छोटे आप कह लो कि ज़मींदार बहुत बड़ा तो नहीं होता, नवाब के नीचे होता है, नवाब या शासक के। तो ज़मींदार और नवाब जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंस का बैनर उठा लेते हैं और उनका ये मानना होता है कि अब हम भी जो है आज़ाद हैं अपने शासन को चलाने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, और यहीं से जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर होता है। तो आइए आगे देख लेते हैं। फिर इसी बीच इनका जो शासन होता है मोहम्मद शाह का, तो मोहम्मद शाह के शासन में एक इन्वेंशन होता है नादिर शाह का। ठीक है, नादिर शाह बेसिकली क्या होते हैं, ये यहाँ के इंडिया के जो वेल्थ होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं। उस समय तक जो भारत जो पूरा एक शासन जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इनको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, तो इसी का फ़ायदा लेते हुए वो भारत पे इन्वेट करना शुरू करते हैं। तो जो एंड होता है एंड ऑफ 1738 तक वो लाहौर तक पहुँच जाते हैं। उनको किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है वहाँ पे, या उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, अगर हम देखें, अगर भारत के मैप को अगर हम देखें, ध्यान दें, तो जो ये भारत का ये वाला पोर्शन था, पहले जब पाकिस्तान भी हमारे भारत में ही था, तो ये जो पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं। तो मैक्सिमम जो इन्वेंशन होता था वो इसी के माध्यम से होता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओशियंस हैं, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है और इधर हिमालय है। तो जो रास्ता होता था, जो सुगम होता था इन लोगों के लिए, वो होता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इन लोग के कोई रेजिस्टेंस नहीं था, क्योंकि मुग़ल बहादुर शाह ये जो मोहम्मद शाह थे वो बहुत ज़्यादा अपने इसमें वॉरफेयर में या एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं देते थे। तो इनको बहुत आसानी से ये अंदर तक आ जाते हैं, लाहौर तक आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लाहौर एक युद्ध होता है मोहम्मद शाह के बीच और नादिर शाह के बीच, जिसमें कि ये इनको प्रिजनर बना देते हैं, मोहम्मद शाह को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको लेके दिल्ली के लिए मार्च करते हैं।
जब दिल्ली ये पहुंचते हैं तो दिल्ली पहुंचने के बाद सिर्फ महज 6 घंटों में, 6 आवर्स में ये करीब 20,000 लोगों की हत्या करवाते हैं। अब देखिए, जो इससे पहले इन्वेंशन हुआ था ये तैमूर द्वारा किया गया था, जिसमें लाख लोग मरे थे, ठीक है। लेकिन तैमूर के इन्वेंशन में और इनके इन्वेंशन में एक अंतर है। ये जो 6 घंटे में 20,000 लोग मरे थे ना, इसमें बच्चे और महिलाएं भी थे, इसमें वुमेन और चाइल्ड भी थे। लेकिन जो इनका था तैमूर का और वो था, उसमें सिर्फ मैन मरते हैं दिल्ली में, ठीक है। तो महज 6 घंटे में 20,000 लोग बहुत होता है, बहुत ही भयानक दृश्य होगा उस समय, ठीक है, बहुत ही कम समय में। और इस पर क्या होता है, जो मुगल्स होते हैं वो कहते हैं लूट तो लो लेकिन हत्या मत करो, मर्सी के लिए प्लीड करते हैं। तो बाद में नादिर शाह जो है वो इन्हें छोड़ देता है, बाकी लोगों को छोड़ता है, और भारत से उस समय लगभग 70 करोड़ की लूट करता है, ठीक है। इस रेट से उसको 70 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। और ये उस समय जो कोहिनूर डायमंड होता है, ठीक है, जो कि शाहजहाँ ने एक मयूर सिंहासन बनाया था जिसे हम कहते हैं पीकॉक थ्रोन। तो उसमें एक कोहिनूर डायमंड होता था जो कि आज इंग्लैंड में है, लेकिन उस समय उस थ्रोन में लगा होता था उसके सिंहासन में। तो उसे जो है ये नादिर शाह जो है उसे भी कोहिनूर डायमंड को भी निकलवा के लेके साथ में चला जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो मुगल्स होते हैं उनका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस टूट जाता है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी देता है मराठाओं को और फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी जैसे फ्रेंच हैं और इंग्लिश ब्रिटिश, इनको एक बल देता है कि ये भारत पे जो है पॉलिटिकल अपना कब्जा जमाने का प्रयास करें, ठीक है। तो मुगल टेरिटरीज को कब्जा करने का इनको एक मौका देता है, ठीक है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं कि जो नादिर शाह का इन्वेंशन था उसका क्या इफेक्ट होता है मुगल एम्पायर पे। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो पीसीएस के मेंस के लिए या यूपीएससी के मेंस के लिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नादिर शाह के इन्वेंशन से क्या होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी मुगल होते हैं वो लॉस हो जाता है। तो जो छोटे छोटे जमींदार हैं या जो नवाब हैं वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं मुगल से, ठीक है। तो द कंप्लीट लॉस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब अब जो इनका शासन है मुगल्स का वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मराठाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे मैंने बात की ब्रिटिश है और फ्रेंच हैं और जो भी यहाँ पे ऑपरेट कर रही होती है ट्रेडिंग कंपनी, उनको मौका मिलता है कि वो क्या करें, अब कंट्रोल स्थापित करें मुगल टेरिटरीज पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइट होता है। एक पॉइंट ये भी है कि जो नॉबल्स होते हैं और जमींदार होते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं, डिफरेंट लेवल पे, वो अपने हितों को बचाने के लिए एक दूसरे पे हमला करते हैं और अपने मतलब अब केंद्रीय शासन न होने की वजह से ही आपस में ही कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जो बड़ा जमींदार है वो छोटे जमींदार से कब्जा करने का पूरा प्रयास करता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो भुगतान होता है वो एक जो आप कहेंगे पीजेंट्री, मतलब कि फार्मर, एक किसान के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जो चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो किंग हो, चाहे मुगल्स हो, वो सारा दबाव जो है अपने लॉस का वो किसके ऊपर डालेंगे। क्योंकि देखिए जो हमारा देश आज भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है, जो हमारा देश है आज भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ठीक है। तो उस समय तो था ही, उस समय तो करीब 99-100% के आसपास था। तो वहाँ पे जो था फार्मर्स के ऊपर दबाव बनता है कि जो भी है उनका टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिया था। तो उनका जो है बेसिकली क्या होता है, जो इससे एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है फार्मर्स का। इसके बाद बात कर लेते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1748 में मोहम्मद शाह की। उसके बाद एक इनका जनरल होता है ना 1748 में जब इनकी मृत्यु होती है तो उनका एक जनरल होते हैं अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, नादिर शाह के जनरल होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं। ये सोचते हैं कि अब जो है जैसे इनके बॉस थे, ठीक है, नादिर शाह, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे प्लंडर किया था, लूटा था, लोगों को मारा था, वैसे ये भी प्रयास करेंगे और यहाँ से काफ़ी वेल्थ जो है भारत से उनको
प्राप्त होगा। तो इसी के इरादे से वो भारत में दोबारा जो है आने का प्रयास करते हैं। और इनका जो भारत को प्लंडर करते हैं या भारत में लूटपाट करते हैं, उसका जो पीरियड है वो करीब 20 साल का है। ये 1748 से लेके 1767, 20 साल तक भारत में लूटपाट करते हैं। इसी दौरान जो मुगल्स हैं उनका एक पैक्ट हो जाता है मराठाओं के साथ। तो मुगल का एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है मराठा के साथ। तो बेसिकली क्या होता है, मुगल्स मराठाओं के संरक्षण में शासन करना चाहते हैं। और ये मुगल के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई जो भारत है वहाँ पे जो सबसे बड़ा एम्पायर जो बन के आएगा वो होंगे मराठा। तो इनको ये संरक्षण देते हैं, ठीक है, मुगल्स को। और ये इनको प्रॉमिस करते हैं कि अगर अब्दाली का जो अगर इन्वेंशन होता है या अब्दाली कभी मुगल्स पे हमला करते हैं तो ये इनके बदले लड़ाई करेंगे मराठा, ठीक है। तो एक देखिए कभी ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जो पानीपत का जो सेकंड वॉर होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, वो मराठा और अब्दाली के बीच क्यों होता है, वो मराठा और मुगल्स के बीच क्यों नहीं होता है। तो बात ये था कि मुगल्स और मराठाओं का एक पैक्ट होता है जिसमें कि अगर अब्दाली का कोई इन्वेंशन होगा तो उसका जवाब जो है वो मराठा देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि मराठाओं का और इनका पैक्ट होता है, और जो युद्ध होता है वो मराठा और अब्दाली के बीच होता है। तो देखिए क्या होता है, जो ये घटना है 1761 की, जो बैटल ऑफ पानीपत होता है ये होता है 1761 में, ठीक है। और 1761 में जो मराठों को हेड कर रहे होते हैं वो होते हैं सदाशिव राव। और जो पानीपत में यहाँ पे बैटल होता है, जैसे कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड बैटल भी डिस्कस किया था। जो फर्स्ट पार्ट 1 था मुगल का, उसमें हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किया था। पार्ट सेकंड में हमने बात की थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो अकबर और हेमू के बीच होता है। जो पहला होता है वो किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और जो थर्ड है वो मराठा और अब्दाली के बीच हो रहा है। अब्दाली बेसिकली क्या कहाँ से हैं, वो है अफ़गानिस्तान से हैं। और मराठा जो है उनके जो हेड हैं उनको कहते हैं सदाशिव राव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मराठा की एक इच्छा होती है जो मुग़ल शासन को रिप्लेस करने की, वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है इनके हारने के बाद ही। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1759 में जब शाह आलम आते हैं, इनके बाद जो शासक आते हैं शाह आलम, ठीक है, वो भी एक बार प्रयास करते हैं कि भाई हम जो है अंग्रेज़ों से एक बार लड़ के देख लेते हैं, अपने पावर को चेक करना चाहते हैं। इसी के फलस्वरूप एक बैटल होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर है वो होता है 1764 में। इसमें 3 फोर्सेस होती हैं, एक होती है बंगाल की फोर्सेस, फिर होती है अवध की फोर्सेस, और तीसरी होती है दिल्ली या मुगल्स, ठीक है। तो जो बंगाल के हेड होते हैं या नवाब होते हैं वो होते हैं मीर कासिम, और जो अवध के होते हैं वो होते हैं शुजाउद्दौला, ठीक है। और दिल्ली के होते हैं शाह आलम II। ये तीनों की जो कलेक्टिव फोर्स है ये बैटल करती है ब्रिटिश इंडिया से चेक करने के लिए अपने पावर को, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो। देखिए पीसीएस में कई बार सवाल आ चुका है कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो उसमें अंग्रेज़ों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो वो थे मेजर हेक्टर मुनरो। और इसके बाद क्या होता है 1764 में जब ये बैटल हार जाते हैं, तो 1765 में इलाहाबाद का एक समझौता होता है, जिसके बाद करीब इनको 7 साल तक 1772 तक ब्रिटिश के अंडर में रहना होता है। इलाहाबाद फोर्ट में ये रहते हैं, इलाहाबाद के किले में 7 साल तक रहते हैं और पेंशनर बन के रहते हैं। इसके बाद जो भी मुगल्स हैं शाह आलम II के बाद, ये पेंशनर होते हैं। बेसिकली जो सारा पावर है ये ब्रिटिश के पास चला जाता है। तो अब जो मुगल्स हैं बेसिकली उनका जो एरिया है वो सिर्फ दिल्ली है, ठीक है। मुगल्स का सिर्फ एरिया जो है वो दिल्ली है, और ये बेसिकली अब पेंशनर हैं क्योंकि इनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो सारी ब्रिटिश के पास चली जाती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। अब हम बात करेंगे जो शाह आलम II थे, वो इलाहाबाद में से जब वापस जाते हैं वहाँ पे, तो ये मराठाओं से संरक्षण ले लेते हैं दोबारा, ठीक है। और जो फिर से मुग़ल एम्परर बन जाते हैं और मराठा जो है इनको संरक्षण देते हैं, और मराठाओं के ये सिर्फ एक वो बन जाते हैं,
उनके सिर्फ एक पपेट बन के या कह लीजिए कि उनके कठपुतली बन के ही ये सिर्फ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड जो एंग्लो वॉर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठाओं के साथ युद्ध होता है, जिसमें हार जाते हैं मराठा और दोबारा से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्वायर कर लेती है दिल्ली को, ठीक है। अब दिल्ली को एक्वायर करने के बाद दोबारा जो है ये इनको पेंशनर बना देती है। फिर इनके पेंशनर में होते हैं अकबर सेकंड, ये करीब 30 साल तक होते हैं, 1806 से लेके 1837। और इन्हीं के जो जनरल आप कह लीजिए, इनके जनरल होते हैं राजा राम मोहन रॉय, इम्पोर्टेंट है ये। तो राजा राम मोहन रॉय और एक लॉर्ड विलियम बेंट्रिक होते हैं, वो भी इन्हीं के कालीन होते हैं या इन्हीं के दौरान होते हैं। और बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं राजा राम मोहन रॉय द्वारा वो इन्हीं के टाइम पीरियड में होते हैं, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीज़ें जो है जो बंद की जाती हैं, प्रोहिबिट की जाती हैं, वो अकबर सेकंड के शासन पीरियड में की जाती हैं। इसके बाद जो होते हैं आखिरी मुगल शासक, जिन्हें हम कहते हैं बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। इनका शासनकाल है ये 20 साल का है, ये 1837 से लेके 1857 तक है, ठीक है। और बहादुर शाह सेकंड को ही हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1857 के युद्ध में ये जो होते हैं ये इनका साथ देते, मतलब ये युद्ध करते हैं ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसमें हारने की वजह से इनको रंगून भेज दिया जाता है, रंगून भेजा था। और आखिरी का जो अपना 4-5 साल है वो रंगून में ही बिताते हैं अपनी बेगम के साथ। और 87 साल की उम्र में रंगून में ही इनकी 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के साथ ही जो मुग़ल एम्पायर हैं वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट रूलर होते हैं। इससे पहले इनके जो 2 बेटे होते हैं उनको दिल्ली के ही खूनी दरवाजे पे एनकाउंटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट मुग़ल बचते हैं बहादुर शाह सेकंड, जो कि रंगून में पेंशन मतलब रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 87 साल। और इसी के साथ जो एक साम्राज्य जो करीब 350 साल तक भारत में शासन किया जिसने, उसकी समाप्ति हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बहुत ही जल्द, हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।